हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में और उम्मीद करता हूं कि बच्चे आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बच्चे लास्ट में क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी या कह लीजिए भौतिक भूगोल का जो हम लोग की सीरीज चल रही है और जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम, हम लोग सोलर सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे, यानी हम लोग इसको पढ़ रहे थे, जिसका हिंदी का मतलब होता है सौरमंडल, यानी हम लोग सौरमंडल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सौरमंडल हम लोग पढ़ रहे थे और सौरमंडल में जो हम लोग का कल सौरमंडल के अंतर्गत जो चीजें चल रही थी वो था बच्चों प्लैनेट, यानी हम लोग प्लैनेट का अध्ययन कर रहे थे। कल प्लैनेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, प्लैनेट को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो सौरमंडल में हम लोग प्लैनेट पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया बच्चों कि प्लैनेट जो है हमारे यहाँ, ये जो ग्रह हैं उनकी अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे यहाँ कितने ग्रह हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ जो 8 ग्रह हैं, हालांकि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे यहाँ कितने 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर, कुछ तर्क के आधार पर अगर बात की तो हमारे यहाँ क्या 8 ग्रह हैं, जिसमें से प्लूटो जो है उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब जो है वर्तमान में वैज्ञानिक दृष्टि से तो 8 ग्रह हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अगर हम बात करें हिंदू धर्म में तो 9 ग्रह की पूजा आज भी हम लोग करते हैं। ठीक है, 9 ग्रहों की पूजा आज भी हम लोग करते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों तो पहला जो ग्रह है, जैसे कि अगर हम बात करें, और हम इन ग्रहों की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बताया था कि दूरी से क्रम, सूर्य से दूरी के क्रम में ये जो ग्रह हैं इनकी जब हम अध्ययन कर रहे थे हमने बताया था सूर्य से दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम में अगर इनकी हम बात करें तो पहला जो ग्रह है सबसे पहले सूर्य के सबसे पास में है बुध, फिर इसके बाद अगर हम बात करें बुध यानी मरकरी बच्चों, फिर इसके बाद शुक्र यानी बच्चों विनस हिंदी में बात करें, देन पृथ्वी यानी अर्थ मेरे बच्चों, अर्थ। पृथ्वी के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो फिर है हमारा मार्स यानी मंगल, फिर बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर शनि यानी सैटर्न, फिर अरुण यानी यूरेनस। ठीक है, और 8वां नंबर है वरुण यानी अगर हम बात करें तो नेपच्यून। तो ये बच्चों क्या है, ये हमारे 8 ग्रह हैं और हम लोगों ने कल 8 ग्रहों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुध, हमने कल आपको बुध के बारे में पढ़ाया यानी मरकरी के, शुक्र के यानी विनस के बारे में और अर्थ के बारे में। इन 3 ग्रहों के बारे में कल मैंने आपको बहुत डिटेल से चीजें कराई। ठीक है, और आज हम लोग इनसे आगे यानी मंगल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे अगर आज पहली बार क्लास में देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको बस करना यह है कि पिछली क्लासेस आपको देख लेना है और उसके लिए परेशान नहीं होना कि पिछली क्लासेस कहाँ मिलेंगी। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपको उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको मिल जाए। अब वहां से पिन करेंगे तो आपको सीक्वेंस से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उससे पहले जैसे मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी सब शुरू किया तो फिर मैंने आपको पढ़ाया कि उसका सिलेबस बताया मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा, फिर मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ाया, फिर मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई, फिर मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ाई। तो बहुत सारे टॉपिक आपके पीछे छूट गए, तो आपको वो सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे, आप बस खाली उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो भी बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि आपको क्लास के दौरान ही मेरे साथ साथ लिखते चलना है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, आपको सारे कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, खुद से नोट्स बनाने, आप बस एक पेन कॉपी ले लें, जो चीजें मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा आपको लिखते हुए चलना है, आप आराम से चीजें सीख पाएंगे और बहुत अच्छे चीजें क्रम में चीजें यहाँ चल रही हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने, और फिर बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। चलिए, तो आप समझ गए कि हम लोग प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्रहों में जो है हम लोग 3 ग्रहों की ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आज जो चौथा ग्रह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्स यानी मंगल। ठीक है, मार्स यानी मंगल। तो अब हेडिंग डालेंगे बच्चों, मेरे 4th जो ग्रह है, चौथा नंबर वो है मंगल है ना, मंगल, और जिसका नाम है मार्स। ठीक है, मार्स, इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, तो हमारे साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे और एक देखो पॉइंट पहले मैं लिखा देता हूं, फिर मैं आपको उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर देता हूं, उस पॉइंट को अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट बैठ जाए। तो पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको पॉइंट को समझा दूंगा। जो फैक्चुअल होंगे उसमें तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं होगी। फिर जैसे लिखेंगे यह सूर्य से, लिखे चलेंगे मेरे साथ, यह सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में
चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह है ना। जैसे कि दूरी क्रम में पॉइंट ना समझ में आया, देखो मैंने बताया था कि ये सन है बच्चों, ये सन है, ठीक है, ये सन है। और सन से दूरी के क्रम में अगर बात करें तो पहला बुध हो गया, फिर मंगल, सॉरी शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, देन मंगल है। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो देखिए 4 नंबर पर आता है, ठीक है, दूरी के क्रम में। तो यहां मैंने यही पॉइंट लिखा है कि यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, ठीक है। ये दूरी के क्रम में। आकार के क्रम में अगर हम बात करेंगे तो ये बच्चों जो है ये 7वां ग्रह है, ठीक है। आकार के क्रम में अगर हम बात करेंगे तो ये 7वां ग्रह है। चलिए अब हम बात करेंगे, आकार के क्रम में नहीं लिखाएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आकार क्रम में लिखाई दिया है। तो देखो यह सूर्य से दूरी क्रम में चौथा ग्रह, समझ गया, और पॉइंट को लिख भी दिया। चलिए नेक्स्ट की बात हम करते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में 687 दिनों में पूरी करता है, पूरी करता है, ठीक है। यानी ये सर के चारों तरफ रेवोल्यूशन करता है, चारों तरफ घूमता है। कितने दिनों में घूम लेता है, चक्कर पूरा कर लेता है? 687। इसको कैसे समझेंगे बच्चों? क्या है, जैसे ये सन है, ये सन है, ठीक मेरे बच्चों, ये सन है, और इस सन के चारों तरफ एक इसका एक पाथ होता है, जिस पाथ पर क्या होता है, ये ट्रेवल करता है सन के चारों। ये पाथ जो होता है वो इस तरीके का आकार का होता है, ठीक है। तो मान लो सन जो बृहस्पति है, सॉरी मंगल है या मार्स है, उसने मान लो यहां से चलना शुरू किया। ये मार्स ग्रह है, मैं बता दे रहा हूं, इसने यहां से मान लो चलना शुरू किया। तो यहां पे, यहां से चलकर फिर इस पूरे पाथ को ऐसे चलकर आएगा, और यहां पर आने में, यहां तक आने में, इस ऐसे पूरे ट्रेवल को करने में, यहां तक फिर से आने में इसको 687 दिन लग जाते हैं, ठीक है। यानी ये सूर्य के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण कितने दिन में बना लेता है? तो 687 दिनों में बना लेता है। ये चीज को समझिए। यानी मान लो यहां से इसने चलना शुरू किया और चलते हुए ऐसे घूमकर आया, और फिर से यहीं पर आने में इसको कितना 687 दिन लगता है। और इसी को क्या होते हैं? इसी को वार्षिक गति बोलते हैं। जैसे ही इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा, इसका एक वर्ष भी पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, अर्थ क्या करता है, अर्थ 665 दिन 6 घंटे में सूर्य की चक्कर लगा लेता है, तो उसी को तो हम लोग वार्षिक गति बोलते हैं। जैसे ही 665 दिन 6 घंटे हो जाते हैं, क्या होता है, एक वर्ष हो जाता है, एक वर्ष, तो इसीलिए इसको वार्षिक गति बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, समझ भी गए। चलिए आगे हम बात करेंगे और पॉइंट क्या है। देखो समझते चलना है, लिखते चलना है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात करेंगे। आगे क्या है इसके बारे में जानना है हमें। यह सूर्य, यह पृथ्वी के समान, लिखते चलना है मेरे साथ, यह पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, झुका हुआ है। यह पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले इसको लिखा देता हूं पूरा। इसी कारण, इसीलिए यहां पृथ्वी के समान, इसीलिए यहां, इसी कारण यहां, ऐसे लिखिए, इसी कारण यहां, लैंग्वेज चेंज करता हूं मैं, इसी कारण यहां भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है बच्चों मेरे? मौसम परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है। इसी कारण यहां पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको समझे। देखो मैंने लिखाया पॉइंट को, पहले मैं रिपीट करता हूं और फिर आप लोग सुनेंगे मेरी बात को। यह मैंने लिखा है कि यह पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, इसी कारण यह भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। इसी कारण यहां भी, यानी मंगल में भी क्या होता है, पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। बात को समझेंगे। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये सन है, इसको समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। ये सन है, ठीक है, और ये सॉरी, ये कोई भी मान लो पिंड है, ये कोई भी पिंड है, और उस पिंड का क्या है, ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है। और ये क्या है, इस तरीके से कर रहा है, ये इस तरीके का, ठीक है। मैं नॉर्थ पोल यहां लिख दे रहा हूं, और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, यहां पर रोटेट कर रहा है,
ठीक है, मान लो ये कोई पिंड है, ये मान लो कोई ऐसा पिंड है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जो मंगल है, मंगल बच्चों क्या है, वो मान लो ये कोई मंगल हो गया, ठीक है। मंगल का जो नॉर्थ पोल है ना, वो यहां पर बनता है और यहां पर बनता है, और ये क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है। थोड़ा सा टिल्टेड मतलब क्या, थोड़ा सा झुका हुआ इस तरीके से, इस तरीके से। और ये क्या है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये ऐसे। तो अब समझ में आ गया, हल्का सा टिल्टेड है, हल्का सा टिल्टेड, हल्का सा झुका हुआ है, ठीक है, हल्का सा झुका। देखो आपको मैं बताऊंगा अभी, जब मैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी अर्थ की गति को जब मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर है, ठीक है, तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो इस झुकाव के कारण ही दिन एवं रात क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, दिन एवं रात क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण होता है। तो ये क्या है, इस तरीके से अपने अक्ष पर झुका हुआ है, और इसी वजह से क्या होता है, यहां मौसम परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसी कारण यहां भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है, ठीक। तो इस चीज को समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये अभी आगे जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सेकंड इसमें जो ऐड करके मैंने लिखा है, ये जब हम लोग रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी अर्थ की जो गति के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पर ये वाला पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे मौसम परिवर्तन। अभी वो टॉपिक यहाँ है नहीं, तो बच्चों यहाँ पर अभी बताना कोई मतलब नहीं है, और फिर क्या होगा, हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी मैंने देखो इतना बता दिया टिल्टेड कैसे होता है। जैसे ये मान लो एक सामान्य उल्का पिंड है, उसका इस तरीके का, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का टिल्टेड है, कितना, 25 डिग्री झुका हुआ हल्का सा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम आगे लिखेंगे इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं। इसकी मिट्टी में, लिखते चलेंगे, इसकी मिट्टी में लगभग 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसकी मिट्टी में लगभग 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जो इसके स्वरूप को लाल रंग प्रदान करता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट है ना, लाल ग्रह या रेड प्लैनेट, लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। जो इसके स्वरूप लाल रंग प्रदान, जो इसे लाल स्वरूप प्रदान करता है, अरे सॉरी ऐसे लिखो, जो इसे, मैंने इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया है, जो इसे लाल स्वरूप प्रदान करता है, मैंने उल्टा लिख दिया, जो इसे लाल स्वरूप, जो सॉरी सही था, एक सेकंड, जो इसके स्वरूप को, मैंने का नहीं लिखा है, जो इसके स्वरूप को वो सही था, को लाल रंग प्रदान करता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें मिस हो जाती है। जो इसके स्वरूप को लाल रंग प्रदान करता है ना, तो अब सही है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया कि क्यों लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, जैसे कि 10% आयरन। जैसे कि जब हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं, तो जिसमें हम लोग भारत की मिट्टियों में 8 प्रकार की भारत की मिट्टियां हैं। भारत में भी क्या है, 8 प्रकार की मिट्टी, किसके, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है, मिट्टी क्या होती है, 8 प्रकार की होती है भारत में।
ठीक है। और जिसमें क्या होता है, एक मिट्टी की प्रकार होती है लाल रंग। लाल रंग भी मिट्टी में क्यों पाया जाता है भारत में, हमने वहां पे भी लिखा है आपको। भारत के जब इंडियन ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि उसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, ये मिट्टी लाल रंग की दिखाई पड़ती है। मैंने वहां भी लिखा है इंडियन ज्योग्राफी की, जब मैं सीरीज करा रहा था तब मैंने वहां लिखा है इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, इसकी मिट्टी में भी क्या होता है 10%, लगभग 10% क्या होता है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जो इसके स्वरूप को लाल रंग प्रदान करता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों, और इसमें क्या है, ठीक है, फटाफट लिखते चलेंगे और फटाफट आराम से समझते चलेंगे। ठीक है, देखो मैंने इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज करा रखी है। अगर जिसको भी इंडियन ज्योग्राफी करना है, वैसे तो करना ही चाहिए क्योंकि मैंने वहां पे प्री कम मेंस के टॉपिक कवर किए हैं सारे। तो मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप आराम से उसको भी देख लीजिएगा, एक एक वीडियो, ठीक है। और अभी जल्दी ही मैंने खत्म की है उस सीरीज को, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी करा ही रहा हूँ, उधर आप इंडियन ज्योग्राफी करते रहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैंने करा दिया है। तो आप सोचिए आपके सारे क्लासेस कवर होते जाएंगे। कुछ क्लासेस वर्ल्ड ज्योग्राफी में रह गए जो अभी मैं आपको कराने वाला हूँ संडे, ठीक है, तो उसको भी कवर कर लूंगा। तो चलिए अभी हम लोग मंगल के बारे में और क्या जानेंगे, ठीक है। और इसमें ये जानेंगे कि इसके फोबोस एवं डिमोस दो उपग्रह यानी उप सैटेलाइट हैं, इसके दो नेचुरल उपग्रह हैं, ठीक है, दो नेचुरल उपग्रह हैं इसके। किसके, इसके फोबोस एवं डिमोस दो उपग्रह, यानी मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस, ठीक है। इसमें लिखेंगे डिमोस, लिखेंगे डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो डिमोस आप बताएंगे। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, उपग्रह, सॉरी, सबसे छोटा उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है, सबसे छोटा उपग्रह। और ये नेचुरल है बात, ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेचुरल की बात करें, सबसे छोटा उपग्रह है कौन सा, डिमोस। और किसका है ये, मंगल का, ठीक है। तो इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस, और डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे तो अभी इसमें कुछ इतना ज्यादा हम लोग सही तरीके से प्रमाणित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रिसर्च कह रही है कि जैसे पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी में जीवन संभव है, उसी प्रकार से मंगल पर भी क्या है, जीवन संभव है, उसी प्रकार से मंगल पर क्या है, जीवन संभव है, ठीक है। वहां पर क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, पानी मिला है, वहां पर मीथेन गैस मिली है, वहां पर क्या मिला है बच्चों, और वहां पर हमें हाइड्रोजन मिला है, हीलियम मिली है ना, ये सारी गैसेस मिली हैं, ठीक है, मीथेन मिली है, अमोनिया गैस मिली है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, देखो जहां पर वाटर होगा तो यानी क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन की एबिलिटी होगी, ऑक्सीजन होगा तो वायुमंडल दोस्तों वहां पर होगा। इसी वजह से क्या होगा कि हमारे यहाँ वहां क्या हो सकता है, जीवन की संभावना। वहां पर क्रैटर लैक्स भी मिले हैं बहुत सारी, तो इसी वजह से कह रहे हैं कि जो मंगल ग्रह है वहां पर जीवन की संभावना है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के बाद लिखेंगे, पृथ्वी के बाद यह एकमात्र ग्रह है, यह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन की संभावना व्यक्त की गई है, जहां जीवन की संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। यानी कहा गया कि भविष्य में यहां जीवन संभव है, ठीक है, और यहाँ हो सकता है कि यहाँ लोग रह सकते हैं, है ना भाई। रहने लगे तो आप लोग एक दो प्लाट बनवा लीजिएगा वहां पे ले जाके मंगल ग्रह में, ठीक है ना, जाके वहां बढ़िया आराम से। जैसे यहाँ पर आजकल मारामारी प्रदूषण बहुत हो गया अर्थ पे, हम लोगों ने इतना ज्यादा कचरा फैला दिया, इतना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया कि अब हम लोग, समझ रहे हो, तो हम लोग अब दूसरे ग्रह की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ हम लोग कचरा इसको गंदा बंदा करके मंगल में जाएंगे, फिर मंगल में भी यही करेंगे, सारा कचरा फैलाएंगे, ठीक है। वहां पे भी जैसे पहले क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो, फिर धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे। हालांकि अब आधुनिक मानव जाएगा तो विकास
का जो क्रम है वो धीमा नहीं होगा। पहले क्या था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, फिर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, फिर इसके बाद महाजनपद आए, धीरे धीरे क्या हुआ, नगरों का विकास होने लगा, धीरे धीरे बड़े बड़े शहर बनने लगे, धीरे धीरे आज हम लोग इस स्थिति में आ गए। लेकिन मंगल ग्रह मान लो आधुनिक मानव जाएगा, वो तो प्राचीन मानव था, विज्ञान इतना तक पिछड़ा था। अब हम लोगों ने विज्ञान के माध्यम से ही तो मंगल ग्रह को खोजा है, तो यानी हम लोग वैज्ञानिक रूप से तो बहुत आगड़े हो गए हैं। अभी भी बहुत कुछ, ये मक्खी रोज आ जाती है पता नहीं कहाँ से, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं विज्ञान के माध्यम से कि हम लोग मंगल ग्रह पहुंच गए। अब मंगल ग्रह पर जब पहुंच गए हैं तो मंगल ग्रह पर मान लो रहने लगेंगे, तो फिर हमको क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज जितना समय लगा विकसित होने में, उतना समय लगेगा मंगल ग्रह में बनाने? नहीं लगेगा। यानी हम लोग मंगल को पृथ्वी से ज्यादा जल्दी प्रदूषित करेंगे, समझ रहे हो ना, मंगल को पृथ्वी से ज्यादा जल्दी प्रदूषित करेंगे और उसको जल्दी से छोड़ के फिर दूसरे ग्रह की खोज में लग जाएंगे, अगर हम लोगों ने वहां रहना शुरू किया तो। लेकिन अभी संभावनाएं हैं, सब देखेंगे भविष्य में क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों मेरे, हम लोग आगे बात करेंगे। ये तो हो गई मंगल की बात, यानी यहां पर मंगल ग्रह जो होता है समाप्त है ना, मंगल बुध शुक्र शनि शनिवार जो भी है, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये हम लोगों ने कर लिया, मंगल कर लिया, शुक्र कर लिया, पृथ्वी कर ली और बुध कर लिया, है ना। यानी हम लोग 4 छोटे ग्रहों को करा चुके। देखो अब याद रखना, यहां पर इनको आंतरिक स्मॉल ग्रह बोला जाता है, इनको इंटरनल स्मॉल प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। इन चारों ग्रहों को आंतरिक छोटा उपग्रह बोला जाता है, सॉरी ग्रह बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। अब जो बाहर है उनको है ना, बाह्य विशाल ग्रह बोला जाता है, उनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मैंने लिखाया पीछे। तो अब हम बात करने वाले बच्चों मेरे आगे किसकी, तो अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों, जो ग्रह है वो है बृहस्पति, और ये सौरमंडल का मेरे बच्चों सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और इसका जो उपग्रह है गैनीमेड, वो भी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, ठीक। ओहो नो ओ, एक सेकंड बच्चों, ये क्या आवाज आ रही है। चलो आगे हम बात करेंगे बच्चों मेरे बृहस्पति की, किसकी, जो 5th नंबर ग्रह है सूर्य से दूरी क्रम में अगर हम बात करें तो कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो मेरे बच्चे जुपिटर, नाम देखो इंग्लिश में कितना अच्छा है, बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो यह लिखेंगे, या सूर्य से दूरी के क्रम में लिखेंगे पहला पॉइंट, ठीक है। यह सूर्य से, देखो कितने अच्छे पॉइंट में लिखा रहा हूं, आपको डायग्राम से ही आप लिख सकते हैं। या सूर्य से दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। अब इसको मुझे समझाना कोई जरूरी तो है नहीं, पीछे वाले से आप समझ पाएंगे, कैसे मैंने पिछले में समझाया था उसी से आगे बढ़ा देंगे तो समझ जाएंगे। या दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लो सबसे बड़ा ग्रह है, यह सौरमंडल का, यह सौरमंडल का, यह सोलर सिस्टम का, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है मेरे बच्चों। यह सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है ना, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इस चीज को आपको याद हो गया होगा। देन इसके बाद करेंगे, इसके बाद इसकी बात करेंगे तो यह सूर्य की परिक्रमा, यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में, 11.9 वर्षों में पूरी करता। अब देखो यहां पर जो है, यहां पर जो है, जो हम लोग जो ट्रेवल पाथ है, जो चक्कर लगाने का जो समय है, देखो वर्षों में आने लगा। वह पहले के जो 4 थे वो डे में आ रहे थे और अब जो है वर्षों में आने लगे। तो यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 ईयर में पूरी, ईयर्स में पूरी करता है, पूरी करता है। यानी सूर्य के एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है, तो 11.9 वर्ष का समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। यानी सूर्य के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनाने में इसको कितना समय लगता है, तो इसको 11.9 ईयर का समय लगता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कुछ समझाने वाली बात है नहीं, पीछे जैसे हमने समझा था वैसे ही आप इसको समझिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों शनि के बारे में, सॉरी बृहस्पति के बारे में। यह, इसे लिखेंगे, इसे लघु सौर मंडल भी कहा जाता है, इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, इसे लघु सौर
तंत्र भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा है बच्चों कि ये लगता है कि एक अकेला ये सौरमंडल है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है। तो आप देखो, देखो क्या होता है, जैसे कोई बड़ी पिंड होती है और उसी बड़ी पिंड में के अंतर्गत कोई छोटे छोटे पिंड होता है और उसमें भी कोई एक बड़ा होगा, तो बड़े को ही उसी के समान माना जाएगा, बड़े को ही उसी के समान माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। तो इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे अपने फैमिली में हो, ठीक है, तो फैमिली में क्या होता है, जैसे पापा है या मम्मी है, तो अगर मान लो कोई बड़ा बच्चा है और वो क्या होता है कि जैसे लगता है कि जैसे अगर मान लो है और उसके नाक नक्शे चेहरा जो बनावट है वो मम्मी या पापा में से किसी में मैच करता है, तो लोग क्या कहते हैं, देखो ये अपनी मम्मी की तरह दिखता है, ये अपने पापा की तरह दिखता है ना। तो जो बृहस्पति जो ग्रह है या जो जुपिटर है वो भी इसी हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल के समान ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा है विशाल में और इसके कई उपग्रह हैं, इसके 100 से ज्यादा तो अपने उपग्रह हैं, यानी है ना उपग्रह। और दूसरा ये जैसे इसका गैनीमेड की आप बात करेंगे तो गैनीमेड जो है वो इतना बड़ा है कि वो उसका जो आकार है, अगर हम बात करें तो उसका अपना अकेला एक सौरमंडल होता है ना। अगर हम बात करें तो वो लगभग बुध के समान ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो लघु सौर तंत्र वाला वो एग्जांपल याद रखेंगे, मम्मी पापा जैसे है ना, हमारे मम्मी पापा होते हैं, मान लो कोई बड़ा बच्चा होता है या कोई भी हो, अगर वो मान लो अपने मम्मी पापा के जैसा लगता है नाग नक्शे में, मान लो लड़की है अगर मम्मी की तरह दिखती है या लड़का है अगर पापा की तरह दिखते है, तो कहेगा ये देखो अपने पापा की तरह। लोग क्या कहेंगे, देखो एकदम लगता है कि एकदम पापा, फलाने का लड़का है एकदम पापा की तरह, अपने पापा की तरह लगता है ना। तो इसी तरीके से बात कर सकते हैं हम बृहस्पति के बारे में, है ना। वो सौर मंडल का ग्रह है और वो क्या करता है, वो एकदम सौर मंडल, जो सौर मंडल की जितनी भी है ना, इसीलिए देखो इसको अभी मैं लिखाऊंगा, इसमें लिखाऊंगा, इसमें जो होते तारे एवं गुण के दोनों के, तारे एवं जो ग्रह है प्लेनेट है उन दोनों के गुण होते हैं, इसीलिए इसको तारा सदृश ग्रह भी बोला जाता है, इसीलिए इसको तारा सदृश, है ना। तो इस चीज को याद रखना है। तो ये समझ में आ गया, इसको लघु सौर तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसको लघु सौर तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तारे एवं, अगला पॉइंट चलो मैं वही लिखा देता हूं, तारे एवं ग्रह दोनों के गुणों से, दोनों के गुणों से युक्त होने के कारण, के गुणों से युक्त होने के कारण इसे तारा सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है। इसे तारा सादृश्य ग्रह भी, सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका आकार बहुत बड़ा है, आकार के ऐसा लगता है कि एक बड़ा तारा है, आकार के हिसाब से ऐसा लगता है कि एक बड़ा तारा है, इतना बड़ा आकार है कि ये लगता है एकदम एक तारा। तारा क्या होता है, बड़ा पिंड होता है, जैसे सूर्य है एक तारा है, वो बड़ा है, पृथ्वी से कितना हमने बताया था 15, है ना, 15 लाख गुना बड़ा है बच्चों पृथ्वी से। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो बृहस्पति है वो तारे की तरह कैसे दिखता है, क्योंकि इसका आकार बड़ा है और आकार में ये ऐसा लगता है कि तारे जैसा लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, और ये ग्रह है ही तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तारा सादृश्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होने के कारण इसे तारा सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो तारा कैसा होता है, क्योंकि बड़ा है, बड़ा लगता है कि ऐसा लगता है कि तारा है खुद का। ठीक है, तो इसीलिए इसको तारा ग्रह भी, है ना, तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया आपने। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे बृहस्पति के बारे में बच्चों मेरी बात करेंगे। चलिए देखो, लिखते चलेंगे सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, आपको सब कुछ एकदम मस्त समझ में आएगा। ठीक है, बस खाली क्लास साथ में देखते चले। चलो आगे हम बात करेंगे इसी में, देखो और लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, चलिए गैनीमेड आगे लिखेंगे, इसका एक बड़ा गैनीमेड, ओहो गा लिखना है तो गैनीमेड इसका सबसे बड़ा
बड़ा ग्रह है, यह है, और यह ग्रह ने उपग्रह, सॉरी उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौर मंडल का भी, ऐसे लिख लेंगे, इसी के आगे लिख लेंगे, यह सौर मंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। अरे उपग्रह लिखना तो बार बार ग्रह लिख दे रहे, उपग्रह यानी सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है। तो गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है, और जो क्या, और मैंने लिखा यह सौर मंडल, यानी यह मतलब कौन, तो गैनीमेड, यह मतलब कौन, गैनीमेड लिख लीजिए, नहीं तो पता चले, गैनीमेड, यह मतलब कौन, गैनीमेड जो है वो सौर मंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। यानी बृहस्पति के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमेड, और फिर गैनीमेड ही दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह सैटेलाइट, उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और है ना, यह बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको लिखा है डिमोस क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, और वो किसका है, वो मंगल का है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस चीज को, ठीक। इसमें और अन्य ग्रह लिखना है तो लिख लीजिए, इसके अन्य उपग्रह कौन कौन से हैं, तो जैसे आपको एक मिलेगा यूरोपा आयो, ठीक है। बस ऐसे 2 लिख लीजिए, और इसके तो आपको आराम से क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी बृहस्पति की, ठीक है, बृहस्पति की। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी समझ लेना मेरी बात को। जो मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इन सब ग्रहों में अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं, इन सारे ग्रहों में, ठीक है। यानी पृथ्वी के बाद जितने भी 5 ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन 5 ग्रहों में कौन कौन सी गैसें, तो हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, ये 4 गैसें जो है इनमें पाई जाती। तो मैं हर में आपको पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं, आप कहीं भी नोट करके इसको लिख सकते हैं, कि नोट करके लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए नोट करके। पृथ्वी के बाद लिखिए, नोट करके लिखिए, पृथ्वी के बाद स्थित सूर्य के दूरी के क्रम में स्थित ग्रहों में, है ना, पृथ्वी के बाद सूर्य से दूरी के क्रम में स्थित ग्रहों में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी के बाद कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अगर हम बात करें, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इन 5 ग्रहों में कौन कौन सी गैसें, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती। तो मैंने लिखा है सूर्य से दूरी के क्रम में, पृथ्वी के बाद सूर्य से दूरी के क्रम में स्थित ग्रहों में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो लिख लिया होगा आपने। तो ये मैं हर पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं, मैंने नोट करके यहां लिखा दिया। अब आपको याद रहेगा कि इन 4-5 ग्रहों में गिरा पाए। अब कभी आपसे पूछा जाए, क्योंकि वहां देता है, जैसे आप यूपी पीसीएस का मान लो पेपर दे रहे हो, वहां पीटी में क्वेश्चन आए तो असर्सन रीजनिंग में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मान लो पूछा जाएगा मंगल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती, तो हाँ सत्य है, पाई जाती हैं, ठीक है, मीथेन गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी बच्चों बृहस्पति के बारे में, ठीक है। हम बात कर चुके हैं बृहस्पति के बारे में, और मैंने जब परसों डायग्राम बनवाया था तब मैंने आपको मंगल एवं बृहस्पति के बीच में कुछ एस्टेरॉयड बतवाए थे। एस्टेरॉयड यानी कुछ जो है पिंड बताए थे, जिनको बोलते क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ है, कहाँ स्थित होते हैं बच्चों, तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। मैंने डायग्राम बनवाया है, अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में आपको दिखाई पड़ेगा वो, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो सारी चीजें। चलिए हम नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों। अब मेरे नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको, नेक्स्ट हमारा बृहस्पति के बाद क्या है, शनि। शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है,
ठीक है। अब मैं देखो एक चीज और बता दूं, जैसे कि बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में बहुत ढेर सारा फैक्ट लिखा होगा, बच्चों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पीटी में, ये टॉपिक जो है पीटी में आता है, तो पीटी में जब आता है तो हम पीटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे, क्यों ज्यादा टाइम दें। और भी जो टॉपिक्स हैं मैं उनमें डिटेल में जाऊंगा, वहां मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। यहां के सिर्फ आपको क्वेश्चन पीटी में मिलेंगे, लेकिन बाद के जो से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सारे मेंस के टॉपिक आ जाते हैं। वहां से हम क्या करेंगे, मेंस के टॉपिक करेंगे, और फिर मेंस के क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। और ग्रुप में आपको क्वेश्चन भेज के लिख के भेजना है मुझे, ठीक है, मैं उसको चेक भी करूंगा। तो ये मैं इनिशिएटिव शुरू किया है मैंने, तो इस सीरीज को बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं, और बहुत इसका इनपुट मिलेगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा आउटपुट लेगा। जितना ज्यादा आप इसको टाइम देंगे, अपना अच्छे से करेंगे, आपको पक्का मैं कह रहा हूं ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए हम आगे बात करेंगे सैटर्न की, यानी शनि की बात करेंगे। शनि यानी सैटर्न, ठीक है, सैटर्न। सैटर्न के बारे में क्या लिखना है बच्चों? सैटर्न के बारे में सबसे पहले लिखना है यह सौर मंडल का, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। शनि बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, ये लिख लिया। फिर लिखेंगे या सूर्य की परिक्रमा, या सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में, 29.5 वर्षों में पूरी करता है, पूरी करता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? एक चक्कर पूरा कितना करते हैं? तो 29.5 वर्षों में, यानी यहां हम लोग ईयर में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कल की क्लास में आपको समझाया है कि कैसे हम लोग पाथ को ट्रिपल करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 29.5 वर्षों में पूरी करता है, ठीक है। इतनी चीज आपने लिख ली होगी, ठीक। फिर लिखेंगे शनि की मुख्य विशेषता यह है कि, शनि की मुख्य विशेषता यह है कि, मुख्य विशेषता यह है कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है, देखो मैंने लिखा है, समझना है। शनि की मुख्य विशेषता यह है कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। वलय मतलब क्या होता है? छल्ला कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, लहमन लैंग्वेज में क्या होता है? छल्ले बोले जाते हैं। और जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। 7 जो है इसके वलय होते हैं। कैसे? जैसे हम बात करें बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें, देखो जैसे मान लो ये शनि है, यानी ये सैटर्न ग्रह हो गया, ठीक है, ये सैटर्न ग्रह हो गया बच्चों। तो इसके चारों तरफ ऐसे क्या होता है? ऐसे वलय पाए जाते हैं, ऐसे वलय पाए जाते हैं, ऐसे वलय पाए जाते हैं। इन्हीं को बच्चों क्या बोलते हैं? इन्हीं को छल्ला बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं बच्चों? आपको ये शनि में मिलते हैं, ये सैटर्न में मिलते हैं। इसीलिए देखो आपको क्या होता है ना, जब आपके 2 ग्रह मिलाए जाते हैं ना, तो शनि जो ग्रह है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अगर आप कभी देखें, आप कभी ज्योतिष के पास जाएं, तो आप देखेंगे वो क्या करता है, वो ग्रह बना रहता है, और उसके पास क्या होगा? इसी तरीके की एक आकृति बनी होगी, ऐसे उसके पास आकृति बनी होगी, और यहाँ पे कुछ लिखा होता है। इनमें जो क्या हो, कुछ लिखा होता है। वो बच्चों जो ग्रह होता है ना, वो शनि होता है। क्योंकि आपको जो 2 ग्रह लगता है ना, आप लोग कहते हैं ना शनि लगाया हमारे ऊपर, है ना, तो वो छल्ले ना है बच्चों, ये ऐसे है ना। तो वो जो ज्योतिष होता है ना, वो यही छल्लों से ही दोस्तों आपका क्या होता है? दोष और जो क्या कहते हैं, जो आपका अपने कुप्रभाव जो
देखते हैं, जो कहते हैं कुछ काम बिगड़ जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि पता नहीं कौन से ग्रह लगा है, शनि लगा है, नक्षत्र लगा है ना, तो वो क्या होता है, वो शनि ग्रह से निकालता है। वो ऐसे ही छल्ले बने होते हैं शनि ग्रह में, उसी के अकॉर्डिंग पता नहीं वो कुछ जानते हैं भाई वो लोग, अब उनका काम है तो वो जानते होंगे, तो वो निकालते हैं, है ना। तो इस तरीके क्या होता है, शनि में छल्ले पाए जाते हैं, कितने 7 छल्ले होते हैं, है ना। छल्ले यानी वलय मैंने बताया हिंदी में, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो आप जब भी कभी भी जाइएगा ज्योतिष के पास, तो अगर आपको इस तरीके कोई आकृति दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए शनि ग्रह में बनाया है, क्योंकि शनि भाई हर जो शनि का ही कुप्रभाव जब पड़ता है तभी कुछ दिन कहते हैं कि हमारा दिन खराब है, या जो भी है शनि लगा है, या पता नहीं कौन सा शनिचर लग गया है ना, जैसे और लैंग्वेज में कर लेता हूँ, हमारे शनि में घरों में बोलते हैं शनिचर लगा हुआ है ना। तो शनिचर लगा है कि मतलब क्या हुआ, यही जो इसके छल्लों में जो आपका जो नक्षत्र ग्रह जो चलता है ना आपका, जो वो बिगड़ गया यानी, है ना। तो वही सारी चीज़ें, और फिर वो जाओगे ज्योतिषी के पास, फिर वो शुद्ध करेगा, पूजा पाठ करेगा, और फिर क्या करेगा, आपके जो छल्ले है सही से बैठा देगा, है ना। तो वही चीज़ें, ठीक बच्चों मेरे। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। तो ये हमने बात कर ली इनकी वलय के बारे में, शनि की, ठीक है। शनि के वलय के बारे में हमने बात कर ली, यानी शनि के बाद में बात कर ली, ठीक है। चलो इसे एक और लिखो पॉइंट इसमें, इसे गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। इसे गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। इसे गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। इसका तापमान बहुत, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एकदम जलता हुआ प्रतीत होता है, और ये गैलेक्सी समान ग्रह होता है, ठीक है। गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मतलब हमारी आकाशगंगा क्या है, उसका नाम गैलेक्सी मंदाकिनी है, ठीक है। तो मंदाकिनी और गैलेक्सी के समान दिखाई पड़ता है ये, ठीक है। तो आकार भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आकार के समान क्या होता है, गैलेक्सी के समान दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है। तो इस चीज़ को जानेंगे, ठीक। लिखो, आगे बिठा लें, आगे लिखें। चलिए आगे हम बात करेंगे और इसके बारे में। अभी इसके एक ग्रह के बारे में जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, टाइटन, आपको मैंने लिखा चुका हूं पीछे, ठीक है। देखो आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको लिखा होगा कि जो शनि के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या 67 है। तो बच्चों ये क्या हो रहा है ना, जैसे कि हम लोग अभी जो, अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें अपडेट नहीं रहता है। तो हम लोग क्या है कि जैसे हम लोग की जो वैज्ञानिक जो चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, उसमें क्या होता है, हम लोग नए नए ग्रह ढूंढते रहते हैं। तो ग्रहों की संख्या क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग खोज कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया कि हम जो अपना सौर मंडल है, उस सौर मंडल के बारे में कितना जानते हैं, तो 0.00000000001, यानी 0 पॉइंट के बाद जितने जीरो आप लगा पाए उसके बाद 1 लगा लीजिएगा, उतना जानते हैं, मात्र इतना जानते हैं। तो आप सोचिए कि जब भी हम लोग कोई नई खोज करते हैं, कुछ भी करते हैं, खोज शोध, तो क्या होता है, हमारा कुछ समझ लो एक ऐड हो जाता है। तो ग्रह जब की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। ग्रहों की जो उपग्रह की जो संख्या है, यानी जो सैटेलाइट है, उनकी जो संख्या है वो क्या हो रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। आप जब देखेंगे किसी बुक में और 2 साल बाद कोई और बुक देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, उपग्रह की संख्या बढ़ रही है। तो वो रीजन है, इसीलिए मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट क्या करते हैं, उपग्रह की संख्या नहीं लिखाई है, क्योंकि चेंज हो जाएगी। तो मगर आपको मैंने क्या कहा कि जैसे कोई टाइटन ग्रह है, अब ये ग्रह तो उपग्रह है टाइटन शनि का, तो ये तो हमेशा शनि का ही उपग्रह रहेगा, तो ये तो फैक्ट है, ये आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो बुध के समान, लिखेंगे उपग्रह है जो आकार में बुध के समान है, यानी जितना आकार बुध का है उसी के समान, बुध के समान है। और एक चीज में और लिख लेंगे, इसका अपना खुद का सौरमंडल है, जो क्या कहते हैं, जो टाइटन जो ग्रह है, इसका अपना
खुद है ना, टाइटन लिखेंगे, टाइटन, टाइटन सौर मंडल का, टाइटन सौर मंडल का, सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है, उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है, जिसका अपना वायुमंडल है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, वायुमंडल है। तो टाइटन सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना सौर मंडल है, जिसका अपना जिसका अपना वायुमंडल है, ठीक है, जिसका अपना वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल क्या है? जो एटमॉस्फेयर, जो हम लोग ऊपर देखते हैं, हमारे जो ऊपर आसमान, जो चीजें, बादल बनना, ये सारी चीजें होना, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसी को वायुमंडल बोलते हैं। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में। तो ये क्या होता है? टाइटन सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है, जिसका क्या है? अपना वायुमंडल है, खुद का इसका अपना वायुमंडल है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें और क्या, इसके अन्य ग्रह लिख लीजिए पॉइंट में आगे करके, इसके अन्य ग्रह जो इसके हैं वो कौन कौन से हैं? तो जैसे आपको डियॉन लिखेगा मिल जाएगा कहीं पर, डियॉन, मीमांसा, ठीक है। इस तरीके से 2 ग्रह और जान लीजिए बस इसके बारे में, ठीक है, ठीक, इसके अन्य ग्रह हैं। फिर इसके बाद इसमें एक और पॉइंट लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यह सौर मंडल का, लिख लीजिए, यह सौर मंडल का अंतिम ग्रह है, का अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है बच्चों, जिसे आंखों से देखा जा सकता है। यह सौर मंडल का अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जाता है। यानी ये और फिर बृहस्पति से, इससे पहले जितने ग्रह हैं उनको हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जैसे अरुण, वरुण, उनको आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख पाते हैं क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे अर्थ से इतनी ज्यादा दूरी हो जाती है कि उनको आंखों से देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर उनके लिए हमें अलग से स्कोप लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो यह सौर मंडल का अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को याद रखिएगा आंख, ठीक है। तो यह सौर मंडल का अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। तो ये बात हमारी बच्चों हो गई शनि की, ठीक है। और शनि खत्म होता है और आज की क्लास भी खत्म होती है शनि के साथ में, ठीक है। तो जिस किसी पे के भी नक्षत्र दोष लगे हों वो शनि को पढ़े, शनि को जाने और शनि के बारे में शनि भगवान से कहे कि हमें क्षमा करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों, इससे आगे अभी 2 ग्रह बचे हैं और कल ही हम लोग बात करेंगे कि प्लूटो को जो है उसको ग्रह की श्रेणी से क्यों हटाया गया है, कल इसकी चर्चा करेंगे। और बचे हुए 2 ग्रह अरुण और वरुण, मुश्किल से अरुण और वरुण को करने में हमें 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट भी लगेगा, 10 मिनट लगेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि नवा ग्रह जो है था प्लूटो, उसको क्यों ग्रह की श्रेणी से हटाया गया है। तो इस चीज के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कल से हमारी जो होगी प्लेनेट वाली बात हो जाएगी खत्म। फिर इसके बाद जो भी उल्का पिंड है उसकी एक क्लास हो जाएगी और देन इसके बाद फिर क्या होगा, हमारा सौर मंडल यानी कह सकते हैं सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी सोलर सिस्टम खत्म होने में अभी 2 क्लास और लगेगी। तो यानी कल की और परसों क्लास हमें करनी पड़ेगी सोलर सिस्टम में। इसके बाद सोलर सिस्टम समाप्त और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग अर्थ के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे और अलग से, ठीक है। तो इस चीज को बात रखिए, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप सभी से एक चीज जरूर करूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी, वास्तव में आपको लगा कि हाँ मजा आया पढ़ के, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास। और हाँ, जो भी नए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि जो भी वीडियो डालूं मैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। वीडियो को शेयर करेंगे तभी लोग जुड़ेंगे, तभी लोग जानेंगे किस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो आप लोगों के लिए मैं अगर इतना थोड़ा सा कर रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करें। बस आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप्स जो भी हैं आप जहां तक इस वीडियो को फैला सकते हैं वहां तक फैलाएं, ताकि और लोग भी जुड़े। ठीक है। फिर मैं सोच रहा हूं जैसे कुछ 1000 से ऊपर जब सब्सक्राइबर हो जाए तो कुछ अर्निंग होने लगी, तो फिर मैं सोच रहा हूं इसको डिजिटल बोर्ड को लेकर आऊं, क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। ठीक है। तो मैं सब चीज़ के लिए, तो आपको बस बच्चा इतना करना है कि वीडियो को शेयर करना है। और आप लोग समझ रहे हैं जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं उस चीज़ की, आप पूरे यूट्यूब पे छान मारिएगा, आपको पीपीटी से पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग लिख जाएंगे। इस तरह लिखा के चीज़ें समझाकर आपको पढ़ाने वाले बहुत ही कम लोग, रेयर केस है आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, चीज़ों को देखो मेरे पास बच्चों में एक आपको बता दूं, वही बच्चे रुकते हैं जिनको लिखने की हैबिट होती, जो मेरे साथ मेहनत करना जानते हैं। क्योंकि मैं मेहनत करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे साथ जो जुड़े बच्चे वो भी मेहनत करें। और हाँ, जो पीपीटी कलेक्टर है वो मेरे पास तो नहीं रुक सकते, क्योंकि उनको पीपीटी कलेक्ट करना होता है, उनको समझना, उनको लिखना तो मतलब नहीं होता। ठीक है। उनको लगता है कि लिखना अनावश्यक टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता बच्चों। जब आप अगर यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर बच्चों आपको 5-5 जीएस के पेपर लिखने होते हैं, 5-5-4 जीएस दोस्तों, एक ऐसे का पेपर लिखना होता है। ठीक है। तो आपको इतना लिखना होता है, और इतना लिखेंगे कब, जब आप पहले से ही लिखने की हैबिट डाल रहे होते हैं, तभी तो वहां पर आप लिख पाएंगे। और आपने लिखने की हैबिट ही छोड़ दी तो फिर वहां एक ही दिन में आप एकदम ज्योतिष नहीं बन जाएंगे, एक ही दिन में आप पंडित नहीं बन जाएंगे लिखने वाले कि आप एक दिन में लिखने लगे, तो फिर वो लंबा प्रोसेस होता है। तो उस दौरान क्या होता है, जब आप खुद से लिखकर नोट्स बना रहे होते हैं तो आपका कम से कम लिखने की हैबिट, आप ये समझ पाते हैं कि हम किस तरीके से चीज़ों को लिखें, किस तरीके से चीज़ों को समझें, आप चीज़ों को आराम से लिख पाते हैं। ठीक है। तो लिखने का प्रोसेस आप अपना जारी रखें, डेली कुछ ना कुछ लिखते रहें, ताकि आपका एक तो राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा आपका जो लिखने का स्किल होगा वो भी सुधरेगा। ठीक है। आपको लैंग्वेज आएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो चलिए बच्चों, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद।